नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 10th +1 और +2 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है बच्चों, जो पूछे जाते हैं, जो एचएससी ने पूछे भी हैं, एसएससी पूछती है, रेलवे पूछती है, एनडीए, यूपीएससी सब पूछते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, उनके चरणों में मत्था टेक कर। पहला क्वेश्चन है और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है बच्चों जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिए मैंने आज। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा, आपको ईजिली लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? तो वो बच्चों लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर। ऑप्शन इसका कौन सा है? सेकंड। इसको वैसे हिंदी में लिखते क्या है बच्चों, ये भी बता देता हूँ। लेवाए सीए बोलते हैं इसे, लेवाए, और सीए लिखा जाता है यूँ। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉन मेटल, कि इनमें से कौन सी नॉन मेटल है, नॉट मेटल, कि सल्फर है, शुगर है, नाइट्रोजन और ऑल। तो हमारे पास इनमें से कौन सी नॉन मेटल से बने हुए हैं सारे? तो आंसर क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सल्फर है, शुगर है, चीनी किससे बनती है? नॉन मेटल से बनती है, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला होता है C12 H22 O11। तो तीनों की तीनों अधातु है, नाइट्रोजन अधातु होती है। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दीज। यानी क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया है कि धातु नहीं है, तो इसमें से धातु कौन सी नहीं है? ना तो सल्फर धातु, ना चीनी धातु, ना नाइट्रोजन धातु। ऑप्शन क्या आएगा? सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द प्योर एलिमेंट, यानी इनमें से कौन सा शुद्ध तत्व है? क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि कौन सा शुद्ध तत्व है? ग्लास है यानी कांच है, सीमेंट है, सोडियम है, या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास कौन सा है बच्चों? सोडियम। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? सोडियम। यानी सोडियम एक शुद्ध तत्व है, यानी कांच नहीं हो सकता, कांच यौगिक है। सीमेंट नहीं हो सकती, सीमेंट है यौगिक है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड, यानी एक तत्व है एक्स, एक तत्व दिया गया है आपको, क्या? एक्स, जो आपका ऑक्साइड बनाता है, ऐसा XO3। तो XO3 जब बनाता है ना बच्चों, तो इसमें पूछे व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ X, तो इस X की वैलेंसी क्या होगी? तो ये थोड़ा खास है, तो इसको आप लिखोगे कैसे बच्चों? इसकी वैसे वैलेंसी निकालने का पॉइंट बता देता हूँ आपको कि कैसे निकाली जाती है, रब कर देता हूँ एक बार। तो देखो, जो आपके पास XO3 बना है, वैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। इसकी कितनी होगी? x। और ये देखो मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल। तो आप लोग क्या करेंगे, जो x है ना उसको लो, इस 3 की इस -2 से गुणा करो, कितना बन गया? -6। और इसको बराबर क्या रख दो? 0। कि जब उदासीन अणु हो तो उसमें ये ध्यान दे लिया करो, ये है। और जिसकी भी वैलेंसी निकालनी हो तो उसके लिए ये सूत्र लगाना है। जिसकी निकालनी है उसके ऊपर x लिखिए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखोगे आप? -2। फिर जो ऑक्सीजन के नीचे पड़ा है बच्चों, उससे उसको गुणा कीजिए, कितना आया? -6। x के पाँव में कितना है? 1 से इसको गुणा कीजिए, कितना आया? x। तो x -6 बराबर 0। तो x का मान कितना होगा यहाँ से? 6। तो 6 क्या आएगा? प्लस का। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? +6। तो आपसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इस ऑक्साइड में इस तत्व की, यानी X तत्व की संयोजकता कितनी है? तो कितनी है? 6। कहने का अर्थ इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी इनमें से किसकी आवर्ती ज़्यादा है? तो किसकी आवृत्ति ज़्यादा है बच्चों? कॉस्मिक, एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। आंसर क्या लगाओगे? कॉस्मिक रे। वैसे मैंने पहली मैराथन वीडियो ली थी, उसमें EMW शुरुआत में ही करवाया हुआ है, किसी बच्चे को देखना है तो देख सकता है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर, यानी जो आपके समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका कहने का अर्थ क्या है बच्चों? कि आइसोटोप में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो वो कैसी होती है बच्चों? डिफरेंट होती है, एक समान नहीं होती। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव, यानी इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? वो आपका स्टेंटीन नहीं है, फ्रांसियम नहीं है,
ट्रिटियम नहीं है या जिरकोनियम नहीं है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? जिरकोनियम। जिरकोनियम के लिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जिरकोनियम आपकी एक ऐसी धातु है जो आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसों में जलती है। बच्चों अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जल सकती है, तो वो आपकी जिरकोनियम है। एक और क्वेश्चन कि जिरकोनियम को किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में लीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर में अंदर की तरफ जो अस्त्रिंग की जाती है, अस्त्र लगाया जाता है, वो जिरकोनियम का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है धातु। एक ऐसी धातु जो न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है वो कौन सी है? जिरकोनियम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से करवाऊंगा बच्चों ताकि आप का वक्त भी जाया ना हो। द हैवीएस्ट नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट, यानी प्राकृतिक में सबसे भारी तत्व कौन सा है? वो थोरियम, यूरेनियम, मरकरी या पोलोनियम? तो आंसर क्या लगाओगे? यूरेनियम। यूरेनियम प्राकृतिक में मिलने वाले सभी तत्वों में से सबसे भारी तत्व है। कौन सी धातु? यूरेनियम है। और इसको अगर यूं पूछ लें किस धातु तत्व का नाभिक जो प्राकृतिक से मिलती है सबसे भारी है, तो वो भी कौन सी है? यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 92। और मास नंबर कितना लेते हो? 235। खास क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल, कि जो आप H2O मॉलिक्यूल लिखते हो बच्चों, इसमें ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज H2O मॉलिक्यूल इज, यानी ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो H2O का मॉलिक्यूल होता है, पानी का एक अणु होता है, वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका कहने का अर्थ ये है, अब समझाता हूँ मैं। देखो ऐसे जुड़ता है HOH, तो अब दो तो ये हो गए। अब पानी क्या करता है? एक हाइड्रोजन के साथ और जुड़ सकता है और इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ और जुड़ सकता है। तो कहने का अर्थ है इन दो के अलावा ये दो और से जुड़ सकता है, टाई अप कर सकता है। तो टोटल बॉन्ड कितने हुए आपके? 4। क्लियर है? और वैसे साधारण पूछ लेता कि H2O मॉलिक्यूल में आबंध कितने हैं, सीधा क्या पूछ लेता? H2O मॉलिक्यूल में आबंध कितने, फिर आपका आंसर क्या होता? 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, यानी अम्लीय विलयन की पीएच मान क्या होती है? कि अम्लीय विलयन की पीएच मान क्या होती है बच्चों? 7 से कम। और बेस की अगर पूछ ले तो 7 के साथ ही बता देता हूँ, तो 7 से ज़्यादा। और न्यूट्रल पूछे तो कितनी होती है? 7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिटमस पेपर को, यानी लाल लिटमस को नीले में बदलता है। कौन बदलता है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन बदलता है? बेस, यानी अक्सार। अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? अक्सार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस के पास विसरण दर सबसे ज़्यादा होती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब है, डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों विसरण। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? विसरण। तो इनमें से किस गैस का विसरण आसानी से होता है, यानी हाईएस्ट, ज़्यादा फैलती है? ऑक्सीजन फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, अमोनिया फैलती है, या नाइट्रोजन फैलती है? तो ऑप्शन क्या लगाओगे? अमोनिया। क्यों? इसका मोलेक्युलर मास, इसका मोलेक्युलर मास और इन तीनों का मोलेक्युलर मास जो आणविक द्रव्यमान है वो अमोनिया से क्या होता है? ज़्यादा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे बच्चों? सी, कि आसानी से विसरण हो सकता है किस गैस का? तो अमोनिया गैस का सबसे ज़्यादा विसरण होता है, सबसे ज़्यादा फैलाव होता है अमोनिया गैस का। इसीलिए कहा जाता है कि वायु से भी हल्की गैस होती है। कौन सी होती है? अमोनिया। कई बार क्वेश्चन आता है ये। तो चलिए, डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू, कि जो डेंसिटी होती है गैस की, डेंसिटी निकालनी है आपको गैस की, इसको रो से लिख दो या डी से लिख दो। अब आपका आंसर क्या लिखोगे बच्चों? ये लिखोगे MP/RT। क्या लिखोगे? MP/RT। ये आपका M क्या है इसमें? मोलेकुलर मास। बता देता हूँ, लिख देता हूँ कि M जो है वो तो है बच्चों मोलेकुलर मास, जिसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। P आपका दाब है, P क्या है? दाब। और R क्या है? गैस स्थिरांक। R क्या है? गैस स्थिरांक। और T क्या आपका? तापमान। T क्या है? तापमान। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर क्या रखोगे आप? B। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, यानी निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक जो तापमान के साथ बदलता है? यानी सेंसिटिव का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, किसके प्रति? ताप के प्रति संवेदनशील होता है। यानी कौन सा उत्प्रेरक
ताप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है? उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? एंजाइम। एंजाइम तापमान के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया बदल जाता है, काम करना छोड़ देता है। जैसे आपकी बॉडी में बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ चुका है, और आपकी बॉडी में टेम्परेचर कम हो तो कोल्ड फॉर्म में टेम्परेचर घट जाए, तो दोनों केस में एंजाइम अपना काम क्या करता है? अलग तरीके से करता है। और एंजाइम को वैसे कहते क्या है बच्चों? बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, यानी कौन सा उष्मा ज़्यादा देता है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों? विच हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, यानी निम्न में से किसका उष्मीय मान ज़्यादा है? तो बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया करो कि फैट का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से ऑप्शन क्या लगाओगे आप? फैट, यानी वसा का जो उष्मीय मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी उष्मा मिलती है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ गामा फॉर इनर्ट गैस। तो ये गामा जो लगाया जाता है बच्चों, ये आइडियलिटी के लिए लगाया जाता है। जो ऐसे रिलेशन लिखते हैं PV रेज टू द पावर गामा, ऐसे लिखा जाता है। इसे वैसे कोएफिशिएंट कहा जाता है इलास्टिसिटी का फॉर गैसेस। तो गैसियस इलास्टिक कांस्टेंट होता है ये आप इतना ध्यान रख लेना। जो इनर्ट गैस होती है ना, उनके लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, और वो वैल्यू आपकी बच्चों कितनी होती है? 1.66। ये क्वेश्चन आ सकता है, +1 क्लास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कौन सी अल्कली धातु, अक्षारीय धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग मैंने बता दिया है बच्चों कि कौन सी अल्कली धातु, कौन सी अक्षारीय धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो सोडियम दिया हुआ है, पोटासियम दिया हुआ है, रुबिडियम दिया हुआ है और सीजियम दिया हुआ है। तो आंसर क्या लगा के आओगे आप? सीजियम। CS का मतलब होता है बच्चों सीजियम। सीजियम यहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ऑर्डर लिख देता हूँ कि सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटासियम, पोटासियम से ज़्यादा होता है रुबिडियम, रुबिडियम से ज़्यादा होता है सीजियम। क्लियर? सीजियम से और ज़्यादा कौन होता है? फ्रांसियम, जो कि आपका रेडियो एक्टिव है। और फ्रांसियम बच्चों क्या है? ऐसा रेडियो सक्रिय धातु है जो द्रव होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो सक्रिय तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन होता है? फ्रांसियम। और सीधा पूछ ले कि जो द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु, तो वो क्या होती है? मरकरी पारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वॉज गिवन बाय, +2 क्लास का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन का। क्वेश्चन बहुत धांसू है कि लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि ला का मतलब नियम है, रिलेटिव लॉवरिंग का मतलब अपेक्षिक घटना किसकी? वाष्प दाब की। तो अपेक्षिक जो कमी आती है वाष्प दाब की, वो किसके द्वारा बताई गई है? किस नियम में है? कि जो अपेक्षिक दाब होता है, अपेक्षिक दाब, बच्चों ये क्वेश्चन याद ही रख लेना। अपेक्षिक दाब का क्वेश्चन आ जाए और किसके लिए? लॉवरिंग, कमी के लिए, तो उसको ला पूछ लेना। ला, ये ला याद रख लेना कि लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आंसर क्या लगाओगे? राउल्ट्स लॉ। क्या लगा के आओगे? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ने वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन दिया था। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या चीज़? वैसे इसे कहते हैं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज़ है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके लिए जो नियम दिया है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है? राउल्ट्स ने। क्लियर? तो चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु पर पर्यावरण द्वारा हमला नहीं किया जाता, यानी इसका कहने का अर्थ है कि कौन सी धातु पर्यावरण में खराब नहीं होती, जंगीकृत नहीं होती। आंसर क्या लगाओगे? सोना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण है कि आपके पास पायस होता है बच्चों इमल्सन। और अगर यूं पूछ ले पायस कैसा विलयन है, धाकड़ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि पायस कैसा विलयन होता है। और इसमें 2 चीज़ें जो मिलाई जाती है, विल्य और विलायक, को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोग मुझे बताओगे। और वो होते कैसी अवस्था में? तो पायस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उठ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पायस का उदाहरण है? तो आपके पास क्या है? दूध।
दूध जो है वो किसका उदाहरण है बच्चों? पायस का उदाहरण है। क्लियर? और वैसे दूध क्या है? निलंबन भी है, इसलिए सॉरी कोलाइडी है। मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, निलंबन नहीं याद रखना बच्चों, सस्पेंशन होता है निलंबन। अच्छा, दूध एक है, एक मिश्रण, तत्व, धातु या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास दूध क्या है बच्चों? एक मिश्रण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बार की एक इकाई है। बार किसके लिए प्रयोग होता है बच्चों? बार जो शब्द होता है वो दाब के लिए प्रयोग होता है। तो आपके पास बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है बच्चों? दाब की इकाई है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो पूछे जाएंगे। तो चलिए, वायु एक है, तो वायु इनमें से क्या है बच्चों? एक वायु एक मिश्रण है जिसमें कई गैसों का मिश्रण मौजूद होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बुरा मत मान जाना, क्योंकि वक्त थोड़ा कम आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के परमाणुओं को अलग अलग परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी समान द्रव्यमान जो संख्या वाले तत्वों के परमाणुओं को अलग अलग परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या तो देखो बच्चों बराबर है, मैं लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास एक तत्व ये है जिसके पास परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक ऐसे लिखे हुए हैं। दूसरा आपके पास ऐसे लिखा हुआ है जिसमें नीचे तो दे दे बी और ऊपर दे दे ए। अब देखो ये कहता है द्रव्यमान संख्या समान। अब देखो द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर, और परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न। तो द्रव्यमान जब संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? हमें आइसो बार कहते हैं। और परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो हम बच्चों उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप। क्लियर है? यानी समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसन द्वारा खोजा गया था। यानी मैसन किसके द्वारा खोजा गया? मैजोन एक कण है बच्चों जो आपके नाभिक में होता है, जिससे क्वार्क की प्रोडक्शन है और जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के निर्माण की बात आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण की बात आती है बच्चों। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बदलते रहते हैं। इनके बारे में जो खोज बताई थी वो किस इंसान ने दी है? युकावा। तो मैजोन किसकी खोज है? युकावा की है। क्लियर? युकावा किस देश का वैज्ञानिक है? जापान का है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 26 क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ये मैं बता के आया हूँ थोड़ी देर पहले भी बच्चों कि जो परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण किए जाते हैं उनके लिए तत्व कौन सा प्रयोग होता है? कोबाल्ट होती है, निकल होता है, जिरकोनियम या टंगस्टन। तो आंसर क्या लगाओगे? जिरकोनियम। क्यों होता है? ये न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह विस्थापन कानून किसके द्वारा दिया गया था? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, कि जो समूह विस्थापन है वो कानून किसके द्वारा? इसे बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल इज गिवन बाय, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था बच्चों? सोडी और फैजोन ने दिया था। क्लियर? कि साडा फौजी समूचे रहंदा है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? साडा फौजी समूचे रहंदा है। तो सोडी और फैजन ने समूह विस्थापन कानून दिया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बच्चों? 28, एथिलीन की संरचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि एथिलीन होता क्या है, ये भी तो थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है एथिलीन। एथिलीन आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला नहीं है बच्चों, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। एथिलीन ETHLYNENE। तो एथिलीन, एथिलीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बच्चों कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। त्रिकोणीय का अर्थ ऐसे है बच्चों, आपके पास दो हाइड्रोजन यूं लगे हुए हैं और ये है, तो H H और ये आ गया, तो 1 2 और 3, तो कैसी होगी? त्रिकोणीय। कैसी होगी? त्रिकोणीय। तो इसकी स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 H और 2 H, ये है बच्चों आपकी एथिलीन। क्लियर? जिसे एथीन कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों? त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट, विच वन हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी निम्न में से किसके पास हाइड्रोजन आबंध है? तो ऐसे क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत मार धाड़ वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं। तो इनमें से कौन सा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है? तो ऑप्शन क्या लगाओगे? सी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और अगर इनमें से क्वेश्चन यूं पूछ लेता बच्चों कि इनमें से, ये लिख देता हूं साथ में, इनमें से कौन सा प्रबल, कौन सा प्रबल अम्ल है? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको याद क्या रखना है? HI,
क्या याद रखना, दो बातें बताई है मैंने। एक तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछे, हाइड्रोजन आबंध कौन दिखाता है, ये दर्शाता है। दूसरा पूछ ले कि इनमें से स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है बच्चों, HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। और एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, इनमें से ऐसा कौन सा अम्ल है जो आपकी जठर ग्रंथियों में भी पैदा होता है, और कौन सा अम्ल कांच पर खुदाई के काम में लिया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर सॉल्यूशन बेस इज कॉल्ड, यानी वाटर सॉल्यूशन जो है बेस के साथ, बेस का मतलब होता है बच्चों अक्सार, लिख देता हूं हिंदी में। वाटर का अर्थ क्या है, जल, और बेस का मतलब क्या है, प्लस अक्सार। तो जल और अक्सार का जो विलयन है वो क्या होता है, उसे अल्कली कहते हैं बच्चों, अक्सारीय कहते हैं बच्चों। अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ये हम याद नहीं रखते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन क्या था कि पानी और अक्सार के विलयन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अक्सारीय कहा जाता है बच्चों, अल्कली कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, मेरे ख्याल से तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कितनी होती है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड रीच विद बेस टू गिव, यानी इसका अर्थ है कि जब अम्ल अक्सार से क्रिया करता है तो क्या देता है, तो क्या देता है वो साल्ट, और क्या देता है पानी। यानी अम्ल और अक्सार दोनों बिछड़े साथी होते हैं और बहुत समय के बाद मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, उदास। तो याद रखना, अम्ल और अक्सार की अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। और उदास होने के पश्चात जब गले मिलते हैं तो आंखों से क्या बहने लगता है, पानी, तो पानी बनता है। और दूसरा पानी कैसा होता है, नमकीन, नमकीन को क्या कहते हैं आप, लवण, साल्टी। तो इसलिए याद रखना, एसिड और बेस दोनों एक साथ क्रिया करते हैं तो साल्ट देते हैं और प्लस क्या देते हैं, पानी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज, इसमें चलो वेपर डेंसिटी दे नहीं रखी बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेपर डेंसिटी जो गैस की है वो लिख देता हूं मैं, 14 है। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, वेपर डेंसिटी गैस की कितनी है, 14, तो मोलेक्युलर मास विल बी। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी धाकड़ क्वेश्चन है, मैं नहीं कह सकता कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है दे दे, कॉम्पिटिटर बहुत दिमाग से काम लेता है। आपसे पूछा क्या गया है कि मोलेक्युलर मास यानी मोलर मास बराबर होता है 2 गुणा वेपर डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, 2 गुणा वेपर डेंसिटी, यानी आणविक द्रव्यमान दुगुना होता है किससे, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है वाष्प घनत्व बच्चों। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वाष्प घनत्व। तो आणविक द्रव्यमान किसी भी गैस का वाष्प घनत्व का कितना होता है, दुगुना। अब उसने दे रखा है आपको, वेपर डेंसिटी दे रखी है 14, आपसे पूछा क्या गया है मोलेक्युलर मास, उत्तर कितना आएगा, दुगुना 28। ठीक है, कभी भी आपसे वेपर डेंसिटी दे दे बच्चों, क्या दे दे, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को कहते हैं वाष्प घनत्व। क्या कहते हैं, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व दे रखा है, आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है तो वाष्प घनत्व का क्या कर दो, सीधा दुगुना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायो कैटालिस्ट आर, यानी जैव उत्प्रेरक हैं, तो इनमें से जैव उत्प्रेरक कौन से हैं, आंसर क्या लगाओगे, डायरेक्ट ही बता देता हूं, एंजाइम। यानी आपके पास एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्यूल हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्वेश्चन एक और आ गया कैलोरीफिक वैल्यू का बच्चों, +1 क्लास का ही है कि किस ईंधन की उष्मीय मान सबसे ज़्यादा है, चारकोल का है, कैरोसिन का है, लकड़ी का है, और काउडंग यानी गोबर के उपले का है। तो बताओगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या लगाओगे, कैरोसिन, मिट्टी के तेल का। किसका होता है, मिट्टी के तेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, +1 और +2 से संबंधित ज़्यादा हैं। तो विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो उष्मा प्रावैगिकी है उसके नियम में थ्योरी ऑफ या कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, यानी यादृच्छिक का विचार किस में है, यानी किस थर्मोडायनेमिक नियम में एंट्रोपी के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, सेकंड लॉ में बताया गया है। फर्स्ट लॉ में बच्चों ऊर्जा के बारे में बताया गया है, 0th लॉ में इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है, दोनों आप लोगों ने पढ़े हैं अच्छे से। और तीसरे में आपको स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन मिलेगा। ठीक है,
तो 3-4 चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछ ले कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कितने, मैंने वीडियो बनाई हुई है बच्चों, कम से कम 4-5 वीडियो बनाई थी मैंने शुरुआत में थर्मोडायनेमिक्स में, और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई थी। तो आज बच्चों के बहुत के कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम पे भी कि हमें अलग से PDF टाइप की वीडियो दीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की वीडियो दीजिए केमिस्ट्री की, तो वो मैंने बना दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन में कसर नहीं छोड़ी हमने बनाने में, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे NCERT के क्वेश्चन हैं बच्चों। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए हैं ये NCERT के क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद रख लेना। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आयनन विभव। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? आयनन विभव। आयनन विभव किसका सर्वाधिक है? तो नियोन का होता है। यहाँ लिथियम, बोरॉन और फ्लोरीन का नहीं है बच्चों, तीनों क्या आगे पीछे हैं, ये दो है उपधातु और धातु है, और धातु और अधातु है। बोरॉन और क्या लिथियम धातु में आ गई, फ्लोरीन अधातु। वैसे नियोन अधातु तो है पर अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए अच्छा, एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी किसके पास प्रथम आयनिक विभव ज़्यादा है। अब देखो वहाँ तो था आयनन विभव और यहाँ क्या है? आयनिक विभव किसका सबसे सर्वाधिक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तत्व का आयनिक विभव सबसे ज़्यादा? फर्स्ट पूछा है बच्चों, तो आंसर क्या लगाओगे आप? नाइट्रोजन। बोरॉन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकती, कार्बन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास नाइट्रोजन का सर्वाधिक होता है। क्लियर? चलिए, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा अपचायक घटक है, यानी जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो सकता है। कहने का अर्थ जो अधिक क्रियाशील है। इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें हमारे पास मैग्नीशियम, सोडियम, बेरियम और पोटासियम है। तो आपके पास इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटासियम। आपका आंसर क्या आएगा? ये। अगर ऐसा पूछ लेना कि ज़्यादा ताकतवर अपचायक घटक, रिड्यूसिंग एजेंट होता है अपचायक घटक, पावरफुल है यानी ताकतवर है, तो वही होगा जो क्रियाशील है। चलिए, रिवर्स ऑफ स्वेलिंग ऑफ जेल इज नॉन एज, इसका हिंदी में मतलब लेना तो जेल की सूजन का उल्टा रूप क्या है? यानी रिवर्स का मतलब उल्टा, स्वेलिंग का मतलब सूजना। जेल क्या है? जैसे आपके पास बालों में लगाते हो आप या कोलगेट करते हो, वैसे जेल। इज नॉन एज, तो जेल के उल्टे फैलाव या सूजन को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों सहक्रियाशीलता, साइनर्सिस। क्या कहते हैं? साइनर्सिस। साइनर्सिस कहा जाता है रिवर्स ऑफ स्वेलिंग ऑफ जेल, साइनर्सिस। अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर, कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है? यानी शुद्ध जल, गैसोलीन। गैसोलीन किसको कहते हैं बच्चों? वैसे पेट्रोल को कहते हैं। पेट्रोल जो गैसोलीन बनती है वो इथेनॉल से ज़्यादा तैयार की जाती है। किससे की जाती है बच्चों? C2H5। और इसकी मुहिम बता देता हूँ, सबसे पहले किसने चलाई है? ब्राज़ील ने चलाई है। और ब्राज़ील ने क्यों चलाई है बच्चों? ब्राज़ील में गन्ना क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो वहाँ पे क्या है? पेट्रोल की कमी को देखते हुए गैसोलीन किससे बनाई है उन्होंने? C2H5OH से बनाना शुरू कर दिया है गैसोलीन, पेट्रोल। तो इसके अंदर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर, यानी मिश्रण कौन सा है? वो एक शुद्ध पानी, गैसोलीन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बोथ आपका B एंड C। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप? बोथ B एंड C आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप बच्चों? बोथ B एंड C, यानी गैसोलीन और प्लस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये दोनों मिश्रण होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डायमंड इज, यानी हीरा क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी, कि हीरा आपके मायने में क्या है बच्चों? कि ये एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है या लिक्विड है? तो हीरा आपका क्या है? एक तत्व है। हीरा क्या है? एक तत्व। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ते हो कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या माना जाता है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है आपके पास? हीरा। और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे कठोरतम पदार्थ भी कौन सा है, तो भी आपका क्या है? हीरा। और यूं पूछ ले कि कठोरतम अधातु, क्या पूछ ले बच्चों?
कठोरतम पदार्थ पूछ ले, कठोरतम अधातु पूछ ले तो, और कठोरतम पदार्थ के साथ और अधातु के अलावा धातु पूछ लेना, तब गड़बड़ होती है। ठीक है, तो चलिए धातु कौन सी होती है सबसे ज़्यादा कठोर, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो इक्वलेंट वेट को कहते हैं बच्चों समतुल्य भार। क्या कहते हैं? इक्वलेंट को क्या कहते हैं? समतुल्य भार। ये होता है गुणा में वैधता, क्या आ जाए? वैधता। इसने बोला ना इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी, प्रोडक्ट ऑफ इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी, यानी हमारे पास इक्वलेंट वेट और गुणा में वैलेंसी आ जाए तो किसके बराबर होती है? तो एटॉमिक वेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एटॉमिक वेट के, परमाणु भार के। तो याद रहे समतुल्य भार और गुणा में आपकी वैधता आ जाए तो हम अगर बोलें कि ये किसके बराबर होगा किसी तत्व के लिए, तो ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो चलिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो अर्थ क्रस्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक मिलती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अर्थ क्रस्ट में कौन सी मिलती है? एल्यूमिनियम। क्लियर है, जिसका संकेत क्या है? Al। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या 35 और कौन सा 37 के साथ क्लोरीन के समस्थानिकों का अनुपात है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, +1 का है ये क्वेश्चन, और सॉरी +2 का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना है कि द्रव्यमान संख्या 35 और 37 के दो आइसोटोप हैं, किसके? क्लोरीन तत्व के। तो उनका जो अनुपात है दुनिया में, वो अनुपात कितना है? तो वो अनुपात बच्चों कितना है? 3:1 में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन एलिमेंट मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, यानी जितने हम तत्वों को जानते हैं आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उनमें सर्वाधिक कौन है? कि धातु है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, या नन ऑफ अबव, यानी धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? पहला, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी है? धातु तत्व है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि जो हमारे पास कुल तत्व मिलते हैं उनमें से कितनी धातुएं और कितनी अधातुएं हैं और कितनी उपधातुएं हैं, प्लस ये भी बताओगे कितने तत्व प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और कितने कृत्रिम रूप से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ कंपाउंड इन द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा यौगिक है? आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि निम्न में से दिए गए हैं उनमें से यौगिक कौन सा है? कि वो पारा है, ओजोन है, हवा है, या अमोनिया है। तो इनमें से यौगिक कौन सा है बच्चों? मरकरी में देखो क्या होता है? अकेला तत्व होता है पारा Hg। ओजोन में अकेला अणु होता है कौन सा? O3। एयर में सारी गैसों का मिश्रण है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बचता है? सिर्फ अमोनिया। अमोनिया एक क्या है? यौगिक है। इसका ऑप्शन क्या लगाओगे आप? डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एन एलॉय इज, यानी एक मिश्र धातु होती है कि वो एक यौगिक होती है, एक अपरूप होता है, एक आइसोमर समावयव होता है, या एक मिश्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जो भी आपकी मिश्र धातु बनाई जाती है वो इनमें से क्या है? तो वो आपका एक मिक्सचर है। तो याद रखना, एलॉय मिक्सचर है, जैसे आप बनाते हैं ना ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कह दी, या क्या है कि जस्ता कह दिया, ब्रॉन्ज तांबा, और क्या है कि जैसे जस्ता को मिला दें तांबा और टीन को मिला दें तो मैग्नीशियम बना दें, ड्यूरेलियम बना दें। तो ये सारी हमारे पास क्या है? मिश्र धातु है, जो एक तरह से तत्वों का मिश्रण होता है, धातुओं का और अधातुओं का मिश्रण। तो उसे क्या कहेंगे आप? मिक्सचर। जैसे सोना और चांदी बनाए जाते हैं तो उसमें मिलावट की जाती है। क्लियर। तो वो क्या है? मिश्रण है। तो बेस्ट स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, बेस्ट स्टैंडर्ड एटॉमिक मास किसका लिया जाता है? कार्बन 12 का लिया जाता है बच्चों। कि बेस्ट स्टैंडर्ड मास, एटॉमिक मास का मतलब है कि हम तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं वो किसके साथ निकालते हैं? कार्बन 12 के साथ निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 50th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इज होल नंबर, यानी कौन सा अनुपात तत्वों का एक पूर्णांक संख्या होती है? यानी वो आपकी परमाणु द्रव्यमान होती है, परमाणु क्रमांक होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, या परमाणु का आयतन होती है। तो परमाणु क्रमांक देखो बच्चों, होल नंबर होना चाहिए तो पूर्णांक होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या ऐसी है कि जो दो तत्वों की अनुपात में ले, दो तत्वों की, जैसे मैंने एक सोडियम ले लिया, एक मैंने क्लोरीन ले लिया। अगर वो कहता है कि सोडियम और क्लोरीन में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसका हम अनुपात लें तो वो अनुपात एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो, तो वो आपकी सिर्फ क्या हो सकती है बच्चों? एटॉमिक नंबर। क्यों?
परमाणु द्रव्यमान अनुपात में बराबर पूर्णांक में नहीं होता, क्योंकि कईयों का टूटा फूटा द्रव्यमान होता है। एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो टूटा फूटा होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का बता देता हूँ। जैसे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान ले आप अकेले परमाणु का, तो वो होता है 35.5। तो देखो ये संख्या आपकी होल नंबर है नहीं है। और सोडियम का कितना होता है बच्चों? 23। तो इन दोनों का अगर अनुपात लें तो 23 और 35.5 का जो अनुपात है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम इनके एटॉमिक नंबर लें तो सोडियम का होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। दोनों का आपके पास अनुपात कैसा है? बिल्कुल होल नंबर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इथेन आणविक सूत्र के साथ C2H6 में, यानी ये जो सूत्र दिया गया है बच्चों, अब ये कार्बन के यौगिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। +1 और +2 और 10th सब मिक्स है इसमें बच्चों। तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो इथेन का आणविक सूत्र है C2H6 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसका अर्थ है कि इसमें कितने आबंध होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। कार्बन कितने हैं इसमें? 2। हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं बच्चों? 3। ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ये हो गए। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 3 बॉन्ड तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 1 इनके बीच। तो कुल कितने बॉन्ड बनते हैं? 7। तो ये सहसंयोजक आबंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ब्यूटानोन एक 4 कार्बन यौगिक है जिसमें कार्यात्मक समूह का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास है ब्यूटानोन इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा, ब्यूटानोन ऐसे लिखा जाता है। यह आपका नाम है। तो पीछे क्या लग गया? 1। ऑन शब्द ढूंढ लो इनमें किस में से ऑन की साउंड कहाँ आ रही है आपके पास? यहाँ आ रही है। तो आपका आंसर क्या है? सी। क्लियर है? लिख दिया है साथ में। तो चलिए अब हमारे पास बच्चों खाना पकाते समय अगर बर्तन का तल बाहर की तरफ काला हो रहा है तो हमारे पास, एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। चलिए, खाना पकाते समय अगर बर्तन का तल बाहर की तरफ काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि खाना पूरी तरह से पकाया गया है, या खाना पूरी तरह से पकाया नहीं गया है, सॉरी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन गीला है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आपके पास इसमें क्या लिखोगे आप? कि खाना जब पूरी तरह से पकाया नहीं गया है, तो खाना पूरी तरह से पकाया नहीं गया, बर्तन बाहर से क्या हो चुका है? काला। इसका मतलब क्या है? तो देखो, खाना पूरी तरह से पकाया नहीं गया तब काला हुआ, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा इसलिए हुआ, ईंधन गीला है या इस तरह से, और या एक चौथा ऑप्शन था बच्चों, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ईंधन अभी क्या है? गीला है, उसमें नमी है, तो जिसके कारण वो क्या कर रहा है आपके पास? बर्तन को बाहर से काला कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपके पास यहाँ दिया गया है कि कार्बन यौगिकों के लिए सही है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बहुत सारे मिक्स कर करके क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? तो अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, पहला पॉइंट, कि अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक है वो बिजली के खराब चालक होते हैं। या कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं है। या आपके पास कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इनके लिए सही है, कि वो आपके पास विद्युत के सुचालक होते हैं, तो कट गया, काट दो पहला। दूसरा, अधिकांश कार्बन यौगिक बिजली के खराब चालक होते हैं, ये बात सही है। यहाँ कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत नहीं है। और फिर चौथा लिखता है, कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है। तो आपका चौथा भी पॉइंट है गलत है। आपके 2 पॉइंट सही है, दूसरा और कौन सा? तीसरा, कि वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, और उनके बीच बल क्या होते हैं? बहुत ही कमज़ोर। तो आपके पास ऑप्शन क्या लगाओगे? बी, जिसका ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया हुआ है C3H8 कि ये एल्केन्स हैं, एल्केन्स हैं,
ठीक है। एल्केनेज हैं, एल्केन्स हैं, और एल्केनेस साइक्लो एल्केन्स की घरेलू श्रृंखला से संबंधित है। तो ये बच्चों जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है ये एल्केन्स है। एल्केन्स का अर्थ होता है, फॉर्मूला आप ट्राई किया करो, CnH2n+2, यानी ये फार्मूला जिस पे फिट बैठता है वो होते हैं एल्केन्स। एलिकेन्स अलग चीज़ है, एल्केनेज अलग चीज़ है। तो आपके पास उसने सिर्फ एल्केन्स का पूछा है, तो CnH2n+2। तो आपके पास देखो C3 है, तो H 2 टाइम 3 और जमा क्या रखोगे 2, तो ये क्या बन चुके हैं एल्केन। तो ये कौन है हमारे पास, एल्केन्स हैं। क्लियर, ऑप्शन सी है इसका। तो चलिए इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, IUPAC नेम ऑफ दिस। कई बच्चे IUPAC नेम की फुल फॉर्म भी नहीं जानते, तो मुझे आप लोग ये बताएंगे कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो IUPAC का जो पूरा नाम है वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो गिनती करना सिखा देता हूँ इसमें साथ के साथ। गिनती इस साइड से करोगे आप, 1 2 3 और क्या होगा 4। अब देखो 2 पे क्या है, 2 ब्रांच जुड़ गई, CH3। इन 2 को जब भी लिखेंगे तो इनकी संख्या के साथ लिखेंगे। कितने जुड़े हुए हैं 2, तो 2 दुए लगाएंगे। 2 दुए देख लेना किस में लगे हुए हैं, एक साथ होने चाहिए क्योंकि दोनों की शक्ल क्या है, एक जैसी है। तो इसलिए जब इसका नाम लिखेंगे तो दोनों की शक्ल के लिए एक साथ इनकी पोजीशन दिखानी है, तो वो पोजीशन एक साथ इसमें है। ये आप एक एक नहीं लिखोगे, एक एक का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 2 पे हैं तो 2 2 लगाओगे। फिर ये दोनों का नाम क्या लिखा जाता है, डाईमेथाइल, तो डाईमेथाइल है। कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूटेन है, ये इसका क्या होगा नाम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ब्यूटानोइक का अर्थ होता है बच्चों जिसमें लगातार सीधे कार्बन पड़े हैं 4। अब देखो इसमें 2 नंबर पे OH आ गया, इसमें कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 हो गए, ये गलत है। इसमें भी क्या 5 है, ये भी गलत है। इसमें सही सेल नहीं लगा हुआ, कार्बन गिनने टोटल 4 होने चाहिए। ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र आ जाए बच्चों तो आपको कार्बन गिनने पड़ेंगे, तो कार्बन आपके पास कितने होने चाहिए 4। तो आपके 4 कार्बन कौन से में हैं, डी में, ये आपका क्या होगा ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेंटेन के आइसोमर की संख्या होती है। तो पेंटेन क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला लिख देता हूँ, C5H12। तो C5H12 के कितने समावयव बन सकते हैं, 3। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि निम्न में से कौन से संयोजक प्रतिक्रिया रिएक्शन अभिक्रिया में जा सकते हैं, कि प्रतिक्रिया अभिक्रिया में जाने वाला यौगिक कौन सा है। एडिशन रिएक्शन का मतलब है प्रतिक्रिया अभिक्रिया, यानी जिसमें संयोजन होगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, जुड़कर नई चीज़ देगा। तो देखो इसमें जुड़ने का नहीं है, कोई भी हटेगा तो जुड़ेगा, इसमें भी कोई जुड़ने का नहीं है और इसमें भी कोई जुड़ने का नहीं है, बचेगा कौन, C2H4। तो यानी इसे कहते हैं इथीन। ये कहाँ प्रयोग होती है बच्चों, ये हमारे पास एक तो पॉलीथीन बनाने में प्रयोग होती है। पॉलीथीन किससे बनता है, एथीन से, नंबर 1। दूसरा आप क्वेश्चन पढ़ते हो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजिनेशन, जिसमें असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है। तो ये एक तरह से किसका रूप बनाती है, असंतृप्त वसा के रूप में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3। ये जो बच्चों मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है, NaHCO3। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि NaHCO3 क्या होता है। तो गैस इवोल्व, तो जैसे ही पीछे जो ये आ जाए ना CO3 बच्चों, एक तो ये आ जाए CO3 लिखा हुआ है, CO3 आ गया और साथ में इसके क्या है H, यानी ये बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट 2 आ जाएं और क्रिया किसके साथ कर रहे हैं, अम्ल के साथ, एथेनोइक अम्ल। अम्ल लिखा होना चाहिए, तो उसमें क्या निकलती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, हो सकता है अगला प्लस में एक चीज़ और लिख देता, क्या, पानी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें से मुक्त होती है। दोबारा लिख देता हूँ, क्या कहा है मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये थीन है यहाँ। जब ये अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन कौन से उत्पाद मुख्य तौर पर पैदा करेगी, एक तो इवोल्व है, इवोल्व का मतलब छोड़ती है, गैस अगर छोड़ती है ना तो सिर्फ कौन सी छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चीज़, एक तो आ जाए सोडियम बाइकार्बोनेट और एक आ जाए सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से कोई आ जाए। दूसरा लिख देता हूँ, जैसे ये भी दिया होता तो अगर पूछ लेता कौन सी गैस निकलेगी तो भी आंसर क्या लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव, कि एथेनॉल का पूर्ण दहन हो जाए,
कि आपके पास C2H5OH का पूर्ण दहन हो जाए तो वो क्या देगा? तो आंसर क्या लगाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देगा? जल देगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ, निम्न में से कौन सा प्लीजेंट स्मेल देता है? एस्टर की, यानी खुशबूदार सुगंध देता है एस्टर की। कब? हीटेड विद इथेनॉल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम किसको मिला दें कि वो एक खुशबूदार एस्टर प्रदान करता है? तो वो हमारा क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इस अभिक्रिया का नाम और याद रख लेना बच्चों, लिख देता हूं मैं। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रीफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे पूछता है कि एथेनॉल के साथ कौन अभिक्रिया करे कि एस्टर प्रदान करेगा, तो वो आपके पास एथेनोइक अम्ल होता है। इथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है? एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन। और जो आपको उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? एस्टर मिलेगा। तो इसने यही पूछा था कि एस्टर की खुशबूदार एस्टर मिलेगा कब? जब हम गर्म करते हैं इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? इसके साथ, यानी इथेनोइक के साथ। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा है? ए। क्लियर? तो चलिए अब आता है CH3COCH3 में मौजूद कार्यात्मक समूह नाम बताइए। तो इसको जब लिखते हो ना तो ऐसे लिखते हैं CH3, सी और ऊपर यूं दो डंडे लगा के, दो बॉन्ड लगा के, और ये शकल है। तो ये तो है आर और ये भी है आर, इनको छोड़ दो, CO बन गया। CO क्या होता है? कीटोन। क्या होता है? कीटोन। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन रूप मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध द्वारा क्यों बनते हैं? तो जो कार्बन रूप हैं वो मुख्य रूप से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्यों बनते हैं? तो कार्बन के बाहरी आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर 1। कार्बन 4+ 4- बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे, यह अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। ऑप्शन क्या लगाओगे आप? सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखा है कि देखो कार्बन जो है वो 4+ और 4- बनाने के लिए ऊर्जा की मात्रा क्या चाहिए उसे? बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता और ना ही ले सकता। देता है तो 4+ आता है, लेता है तो 4- आता है। ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए वो अपने कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक अबंध बनाने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? शेयर करता है। इसीलिए नीचे वाला जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है साथ में। तो ऑप्शन अगर इसमें पूछे ना बच्चों कि हमारा सही क्या होगा, क्यों बनाता है, तो ये आपकी चारों बातें सही है। 3 बातें लिखी हुई और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ, तो आप उपरोक्त सभी लगा के आओगे। क्लियर? तो चलिए, एडिशन रिएक्शन आर अंडर गॉन बाय, यानी एडिशन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया के अंदर कौन से यौगिक क्रिया करते हैं। तो देखो, एल्केन कभी नहीं करते, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी नहीं करते, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं। बच्चों कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। पक्का कर लो दिमाग में, कौन से हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में नहीं जाते? तो वो कौन से नहीं जाते? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त वसा आपकी नहीं जाती, एल्केन्स आपके नहीं जाते। जाने वाले कौन से होते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। तो आंसर क्या लगाओगे? बोथ, क्योंकि ये दोनों असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही आपके एडिशन अभिक्रिया में जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया में जाते हैं। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे आप बच्चों? बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि जो ए है उसकी पहचान करनी है। ये H2 है बच्चों, कि CH3COOH और Na2CO3। अभी मैंने पीछे बताया था। तो देखो, इस एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक क्या बनेगा? पानी। तो एक जो बनेगा ना बच्चों, ये बनता है CH3CO और Na लगाओगे। ये देख लो कौन सा, वही आपका आंसर है। यानी यहाँ से H हटेगा और उसके साथ N जुड़ेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला, CH3COO Na। तो आपका आंसर क्या बना बच्चों? ये। इसको बोलते क्या हैं? सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम एसीटेट। इसका नाम अगर पूछ ले आपसे कि क्या है, तो सोडियम एसीटेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी है एल्काइंस का? तो एल्काइंस की समजातीय श्रेणी का कौन सा है? तो देखो, पहचान करनी हो, अल्काइंस पूछा है ना, तो टारगेट करो। देखो, अल्काइंस का मतलब
कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। तो देखो बेंजीन में नहीं होते, ये C6H6 बेंजीन है, साफ करके लिख देता हूँ। ये बेंजीन है आपकी, ये इथेन है, ये एथीन है, 3 तो हो गए। नंबर 1 क्या हो गया, इसमें डबल बॉन्ड है। कैसे पता चला, मेरे पास CnH2n फॉर्मूला किस में फिट बैठता है, इसमें फिट बैठता है। CnH2n+2 इसमें फिट बैठता है। ये सिंपल ही है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बेंजीन है, जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन हैं, तो वो आपके पास क्या है, बेंजीन है। क्लियर। और दूसरा, अगर कार्बन से हाइड्रोजन डबल है तो वो आपकी एल्कीन होती है। कार्बन से हाइड्रोजन क्या है, डबल, तो वो क्या होती है, एल्कीन। और कार्बन से क्या याद रखना है, कार्बन n हो और हाइड्रोजन 2n-2 में हो, ऐसे हो, तो आप 3 रख के देखो। 3 2 गुणा 3 कितना आएगा, 2 गुणा 3 6 और -2, तो 6 - 2 कितना होता है बच्चों, 4। तो आपका आंसर कौन सा है, ये। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 कार्बन एटम, कि हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन एटम है और इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इफ इट इज एल्कीन। तो देखो उसने कहा हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन एटम है, तो देखो n दे दिया उसने, n कितना दे दिया, 4। आगे पूछा है एल्कीन है, तो आपको एल्कीन के लिए हाइड्रोजन डबल लेने होते हैं। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। फार्मूला बन गया C4H8। आंसर क्या आ गया, C4H8। देख लो कौन सा है, बी। ऑप्शन आपका क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पहचान करनी है ए और बी की, आइडेंटिफाई करना है बच्चों किसको, ए और बी को। ये जो दिया हुआ है इथेनॉल, इथेनॉल का क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो ये क्वेश्चन आपका +2 की केमिस्ट्री का दिया है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो HSC पूछ सकती है। तो क्या याद रखना है, ऊपर CrO3 लिखा हुआ है, ध्यान रहे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, KMnO4, बस यही निशानी है। अगर CrO3 लिखा हुआ है तो आपका एक तो बनता है एल्डिहाइड, और अगर KMnO4 लिखा हुआ है बी क्या होगा, एथेनोइक एसिड। तो ए तो बनेगा आपका एल्डिहाइड, ये बनेगा। बी आपका क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। कब, कि ऊपर ये क्रोमिक ऑक्साइड है तो एल्डिहाइड बनाओगे, और अगर KMnO4 और एल्कलाइन लिखा हुआ है तो आप क्या बनाओगे, इथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फर्स्ट। अच्छे से याद रख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, काम आएगी ये रिएक्शन। कि इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीकृत करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, और एक अल्कलाइन KMnO4 क्या होती है बच्चों, पोटासियम परमैंगनेट होता है, और वैसे ही इसको लाल दवाई भी कहते हैं। तो इथेनॉल लाल दवाई और अक्सारीय माध्यम में क्रिया करता है, तो क्या देता है, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड देता है, ग्लेशियल एसिड देता है। और दूसरा, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो इथेनॉल यानी एल्डिहाइड देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द IUPAC नेम ऑफ, यानी IUPAC नाम बताना है इसका। तो इसमें देखो ये जो जुगाड़ होता है, इसके कार्बन गिन लो पहले, इसके कार्बन कितने हैं, 2, और इधर वाले कितने हैं, 2। तो इनको हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। इसको हम कहते हैं बच्चों, इधर वाले को जो राइट हैंड साइड में पड़ा है, इसे लिखेंगे हम इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। अब इसमें कितने कार्बन है, 2, 2 वाले को क्या कहेंगे, इथ, फिर लगाओगे एन और पीछे लिखोगे OATE। तो इसका नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। तो देख लो, मैच कर लो किस में ये नाम बैठता है, तो आपके पास आंसर क्या लगाओगे, इथाइल इथेनोएट। ये आपके पास बच्चों आजकल के टाइम नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या है, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। और ये आजकल कहाँ प्रयोग होता है बच्चों, नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। पहले क्या होता था, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, चलो मैं बता ही देता हूँ। पहले आपका एसीटोन यानी क्या प्रयोग होता था, कीटोन, जिससे चर्म रोग होने लगे, बंद कर दिया है। चलिए, एल्केनी सजातीय श्रृंखला का देवदार सदस्य है। तो एल्केनी का मतलब होता है बच्चों एल्कीन। एल्केनी का जो यहाँ पे मीनिंग लिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन का सदस्य कौन सा, देखो प्रोपीन, एथीन, मीथेन और एथीन। तो हमारे प्रोपीन ये होता है बच्चों प्रोपीन, इसको लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे प्रोपीन। तो ये क्या है, आइन आ गया पीछे, आइन आ गया तो ये नहीं है। एथीन ये है, मीथेन नहीं है, एथीन। तो एथीन को ऐसे लिखोगे ETHYNE, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, एथीन। इसको जब लिखोगे एथीन ऐसे, ठीक है। तो यानी इसने पूछा था एल्केनी का मतलब एल्कीन सजातीय श्रृंखला का कौन सा सदस्य है, तो वो कौन सा है, एथीन है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे में
प्रत्येक कार्बन परमाणु को 4 अन्य कार्बन परमाणुओं में बांधा जाता है। तो ये किस तरह की संरचना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एनडीए और सीडीएस में उठता है कि वो एक हेक्सागोनल सरणी है, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एक कठोर त्रिआयामी संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक यानी फुटबॉल के आकार में है, या एक संरचना अंगूठी है। तो उत्तर क्या लगाओगे आप, एक कठोर त्रिआयामी संरचना, क्योंकि हीरा क्या होता है, कठोर, तो कठोर त्रिआयामी संरचना होती है, यानी सॉलिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साबुन के एक अणु में हाइड्रोफोबिक सिरा और हाइड्रोफोबिक पूंछ, हाइड्रोफोबिक सिर और हाइड्रोफिलिक पूंछ, हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफिलिक पूंछ, हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ। तो आंसर क्या लगाओगे, डी। कैसे बच्चों, देखो बता देता हूँ। साबुन जब लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो RCOONA, ऐसे होता है। तो यहाँ से जब कटता है तो इस पे आवेश आता है प्लस माइनस और इस पे आता है प्लस। तो ये जो चीज़ है इसमें R जो होती है ना, ये होता है पूंछ, और ये जो हिस्सा होता है COO माइनस, ये होता है सिर। साबुन जब टूटता है तो ये सिर बनता है और ये क्या चीज़ बनती है, पूंछ। तो इसमें जो पूंछ होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का अर्थ क्या होता है, जल विरागी। क्या होता है, जल विरागी, यानी जिससे जल नफरत करे। और एक होता है जल अनुरागी, जिसके साथ जल प्यार करे। ठीक है, एक जल अनुरागी, जल अनुरागी होता है बच्चों हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक होता है सिर, हाइड्रोफोबिक जल अनुरागी, ठीक है, विरागी, तो वो कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो आपके पास साबुन के अंदर जो आपका हाइड्रोफिलिक सिर है वो सही है, हाइड्रोफोबिक पूंछ है वो भी सही है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि CHO कार्यात्मक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी ये ग्रुप किसका है, फंक्शनल ग्रुप पूछा है बच्चों कि किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। जैसे आप लिखते हो RCHO, तो ये क्या माना जाता है, एल्डिहाइड। तो ये जो CHO लिखा है बच्चों, ये किसका फंक्शनल ग्रुप, कार्यात्मक समूह है, तो ये किसका है, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यात्मक समूह मुख्य रूप से भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों या दोनों या इनमें से किसी को भी निर्धारित करता है। तो किसको निर्धारित करता है बच्चों, कि वो भौतिक गुण को करता है, या वो आपके पास रासायनिक गुण को करता है, या आपके पास वो दोनों को करता है, या वो आपका इनमें से किसी को भी निर्धारित करता है। ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो वो ज़्यादातर किसको करता है, रासायनिक गुणों को मुख्य तौर पर निर्धारित करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को। क्लियर। तो पानी में अल्कोहल की विलेयता, पानी में अल्कोहल की विलेयता का मतलब होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, किस पर निर्भर करती है, अल्कोहल का कम घनत्व हो, अल्कोहल की अस्थिर प्रकृति हो, आयनीकरण हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जब भी बच्चों आपके पानी में घुलने वाली कोई भी चीज़ आ जाए, याद रखना, और अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें दे दे तो हमेशा याद रखना, एक ही उत्तर लगा के आना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, संतरे के लिए कृत्रिम स्वाद, संतरे के लिए जो कृत्रिम स्वाद मिलता है हमें, संतरे का कृत्रिम स्वाद हम किस यौगिक से प्राप्त करते हैं। तो याद रखना बच्चों, वो एमिल एसीटेट होता है, आइसोमाइल वैलरेट होता है, मिथाइल ब्यूटाइरेट होता है, या ऑक्टाटाइल एसीटेट से प्राप्त होता है। तो आप आंसर क्या लगाओगे, ऑक्टाटाइल एसीटेट से प्राप्त होता है। क्लियर। तो शराब पीना बहुत हानिकारक है, यह स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। तो शराब पीना, शराब पीना क्या है बच्चों, एक मैथिल अल्कोहल को पीना, ड्रिंकिंग एथिल अल्कोहल, ड्रिंकिंग प्रोपाइल अल्कोहल, पीने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आपके पास जो शराब में पिया जाता है अल्कोहल, वो कौन सा अल्कोहल होता है बच्चों, सभी जानते हैं, वो ड्रिंकिंग एथिल अल्कोहल होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सिरोसिस नामक डिसीज़ भी कर देता है ज़्यादा पीने पर। तो चलिए अब आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट का आयनिक हिस्सा है। ये जितने मैंने क्वेश्चन उठाए हैं +2 के हैं भाई और +1 के भी हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी अपमार्जक, यानी संश्लेषित अपमार्जक का आयनिक हिस्सा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये शायद पूछ भी ले ऐसा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या लगाओगे, सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मतलब, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन और सल्फर है, ये सल्फेट है और ये सोडियम। फॉर्मूला ऐसे बनता है बच्चों, RO
RSO4Na ऐसे लिखा जाता है। तो RSO4Na है और इसके साथ क्या जुड़ता है आगे, यहाँ पे कार्बन की चेन होती है पूरी, ये है तो ये सल्फेट और सोडियम आयन है। तो आंसर क्या लगाओगे फर्स्ट, दोबारा से रब करके इसको कलेक्ट कर देते हैं। चलिए ये हो गया। आगे अब हमारे पास आता है कि ये CH3OH है, ये C2H5OH के सूत्र में आणविक द्रव्यमान में अंतर है। सूत्र और द्रव्यमान में अंतर क्या है कि दोनों के सूत्र में क्या फ़र्क है, नंबर 1, और दोनों के आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना है। तो देखो जब एक में कार्बन 2 है और एक में कार्बन कितना है 1, तो दोनों में जो सूत्र का फ़र्क होता है ना वो किससे होता है, CH2 से होता है, ये याद कर लो। और इसका आणविक द्रव्यमान इसी का ही देख लो, वही अंतर होता है। इसका आणविक द्रव्यमान कितना बनेगा 12 और 2 हाइड्रोजन है, कितना बन गया 14। तो देखो सूत्र अगर भिन्न होते हैं एक दूसरे से तो CH2 से, आणविक द्रव्यमान कितना अंतर होता है फिर 14। तो आपका आंसर क्या आएगा सेकंड। तो क्या याद रखना था बच्चों, कार्बन की संख्या याद रखनी है। दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है, दोनों अल्कोहल है, पीछे OH लगा हुआ है। अब कार्बन की संख्या गिन लो, इसमें 2 है और इसमें कितनी है 1। तो दोनों में अगर सूत्र का अंतर पूछे ना कि फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में फॉर्मूले का डिफरेंस 1 कार्बन और कितना होता है 2 हाइड्रोजन का होता है। इसका अगर द्रव्यमान का अंतर पूछ ले दोनों में कितना होगा, तो इसी का आणविक द्रव्यमान ढूंढ लो। इसका कितना होगा, कार्बन का 14, हाइड्रोजन का 2, दोनों को 12 और 2 कितना बनता है 14। तो दोनों को मिला के आपका कितना बना 14। ऑप्शन क्या बनता है CH2 14। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ग्रेफाइट और हीरे में के बारे में जो कथन लिखे हैं वो कौन से सत्य हैं कि उनके पास एक क्रिस्टल संरचना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, +2 क्लास के NCERT के फर्स्ट चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है बच्चों। उनके पास एक ही क्रिस्टल की संरचना होती है, उनके पास कठोरता की समान डिग्री है, उनके पास समान विद्युत चालकता है, वे एक ही रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सूझबूझ के साथ दिखाना होगा। कैसे, उनके पास एक ही क्रिस्टल संरचना है तो नहीं। नंबर 2, उनके पास कठोरता समान है, नहीं। उनके पास विद्युत चालकता समान है, नहीं। बचा कौन सा, एक डी। तो वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजर सकते हैं। क्या गुजर सकते हैं, रासायनिक क्रियाओं से गुजर सकते हैं, यही उनमें एक समानता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बच्चों, ये होता है जिसमें 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और ये OH लगा हुआ है, ये इथेनॉल है। तो इसको इससे याद रखना है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने बन गए 2 और 3 5, कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन 5 और पीछे क्या लगा हुआ है OH, इसे कहते हैं इथेनॉल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस कोवेलेंट बॉन्ड। कि निम्न में से किस में सहसंयोजक आबंध है। इसमें से किस में निम्न में सहसंयोजक आबंध है। तो निम्न में जो दिए गए हैं इनमें किस में सहसंयोजक आबंध आपके हैं। तो वो MgCl2 में है तो नहीं बच्चों, एक धातु एक अधातु है तो इनमें नहीं हो सकता। एक धातु एक अधातु है, नहीं होगा। एक धातु दूसरी अधातु है, नहीं होगा। तो बचा कौन सा, दोनों अधातु, ये आ गया। ये क्या होता है आपके पास, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो इन HCl में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या आएगा, डी। क्लियर। तो चलिए 31 कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C4H10। यानी देखो बच्चों, आपके पास कार्बन गिन लो कितने हैं, 4 हो गए, और H कितने हैं 10 हो गए। अब इसमें इसने पूछा है कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे। तो आपके पास ये देखो 10 और 4 कितने हैं 14, 14 - 1 कर दो, उतने कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे याद रखना है, जैसे एल्केन आ जाए ना, C4 क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, H10 दिया हुआ है ना। क्या करना है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड निकालने हैं, यानी सहसंयोजक आबंध निकालने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर उत्तर कितना बना 10, 10 - 14, 14 - 1 कितना आएगा उत्तर 13। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बता दोगे अब। तो ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ 13। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंगस्ट द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी निम्न में से कौन सा विद्युत का चालन कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, धांसू क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चालक कर सकता है। तो ये होता है बच्चों ग्लूकोज, ये ठोस पोटासियम क्लोराइड। देखो ठोस पोटासियम क्लोराइड एक ठोस आयनिक यौगिक है जो विद्युत का चालन नहीं कर सकता, ग्लूकोज भी नहीं कर सकता,
C2H5 अल्कोहल भी नहीं कर सकता। बचा कौन सा? नमक का जलीय विलयन। जो इसके पीछे ए क्या लिखा होता है और NaCl लिखा होता है ना बच्चों, इसका मतलब है नमक का कौन सा विलयन है? ये जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन आपका विद्युत का चालन करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी यानी खुद का खुद के साथ जुड़ना, उसे कहते हैं कैटेनेशन। किस में सर्वाधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकेज की ताकत किस तत्व में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है बच्चों किस में? कार्बन में। तो कार्बन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? याद कर लेना अच्छे से, कैटेनेशन होती है। कैटेनेशन का मतलब होता है एक तत्व के परमाणु का खुद के साथ जुड़ना और एक लंबी श्रृंखला देना, क्या कहलाती है? कैटेनेशन। क्लियर है? तो चलिए आगे। इथेन एंड इथीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन +2 से उठाया है आपने कि इथेन और इथीन को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है किससे? तो पहले तो याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए इथेन और इथीन का, इथेन और इथाइन का, देखो मैंने क्या बोला है, इथेन और इथीन का, इथेन और इथाइन का, दोनों में से कभी पूछ ले कि दोनों में हम अंतर कैसे बता सकते हैं, तो वो हमेशा ब्रोमीन वाटर से बताए जाते हैं। किससे बताए जाते हैं? ब्रोमीन वाटर से। कैसे? कि जैसे ही बच्चों इथीन को ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाया जाता है तो जो ब्रोमीन का रंग होता है लाल, वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। कि आपके पास ये भी क्वेश्चन दिया हो सकता है कि एक ऐसा यौगिक जो ब्रोमीन वाटर में मिलाया जाता है, जिसके मिलाने से उसका रंग खत्म हो जाता है, रंगहीन हो जाता है विलयन, तो आपके पास वो यौगिक कैसा है? तो वो यौगिक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहली चीज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? वो या तो इथीन हो सकता है या इथाइन हो सकता है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ यहाँ। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हमें पहचान करनी हो तो वो भी किससे की जाती है? ब्रोमीन वाटर से की जाती है। क्लियर? आगे, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो कार्बन है पर्यावरण में मौजूद होता है किसके रूप में? कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड कॉल। तो पर्यावरण में जो कार्बन एग्जिस्ट करता है वो किसकी फॉर्म में करता है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में है थोड़ी बहुत, ट्रेस का मतलब थोड़ी बहुत, और प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? बी। क्लियर? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आम तौर पर कार्बन यौगिकों के लिए सही है? बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं, बिजली के खराब कंडक्टर हैं, उनके अणुओं के बीच आकर्षण की मजबूत ताकत होती है और उनके अणुओं के बीच आकर्षण के मजबूत बल नहीं होते। वैसे ये क्वेश्चन पीछे आ गया था बच्चों, मैंने करवा दिया था, आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो ऑप्शन में क्या है देखो, बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं? नहीं होते। अणुओं के बीच मजबूत ताकत होती है, ठीक है, तो नहीं होती है, ये भी गलत है। आगे पूछता है कि इनके बीच मजबूत बल नहीं होते, तो ऑप्शन कौन सा है? एक तो चौथा ठाओगे, जो चौथा लिया गया है, और एक उनके बीच कंडक्टर खराब कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये? खराब कंडक्टर। तो पहला तो दिया उनके अणुओं का आकर्षण की मजबूत ताकत होती है, उनके अणुओं के बीच आकर्षण मजबूत बल नहीं होते। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? एक तो ये है बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं, और एक ये है इनके आकर्षण मजबूत बल बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। ठीक है? ये ऑप्शन इसने आगे पीछे कर दिया, तो इस तरीके से याद रखना, इनके ऊपर मत जाना, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग हो चुकी है प्रिंटिंग में। तो आपके पास आंसर क्या याद रखोगे? जो कार्बन यौगिक हैं वो बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं और इनके बीच ताकत क्या होती है? कमज़ोर होती है। क्लियर? आगे, अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया का एक अणु, ये जो लिखा है ना NH, क्या लिखा है बच्चों? N और H। NH का मतलब ये है NH और नीचे 3 NH3, ये है अमोनिया। ये कहता है अमोनिया के एक अणु में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, केवल डबल बॉन्ड होते हैं, केवल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड होता है। देखो इसका कहने का अर्थ क्या है कि अमोनिया जो हाइड्रोजन से जुड़ती है, कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है प्यारे बच्चों? 3 के साथ।
ऐसे है। तो तीनों में देखो कैसे आबंध बन रहे हैं, एकल एकल आबंध बन रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो अमोनिया में जो भी बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, केवल और केवल। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपके पास, फर्स्ट। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलरीन आपके पास निम्न में से किसके लिए है कि ये फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या टीन का एक एलोट्रोपिक रूप है। तो किसका होता है, कार्बन। और जिसको हम शुरुआत किससे करते हैं, C60। तो C60 का रूप होता है जो वो क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन का क्या होता है, कृत्रिम अपरूप। क्या होता है, कृत्रिम अपरूप। अमेरिका के डिजाइनर, गुबंद के डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम रखा गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ब्यूटेन कौन सा है, ब्यूटेन कौन सा है, तो जो क्या है कि वेफोथोफिलिंग ग्रेक स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल। और साथ में क्या दिया गया है बच्चों, आइसोमर्स, आइसोमर्स है। तो आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो यानी वेफोथोफिलिंग रेकोर कोर स्ट्रक्चरल, कोर स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बच्चों सीधे बॉन्ड दिए हुए हैं, कौन से, ब्यूटेन के। अब ब्यूटेन कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं। ऑप्शन वैसे इसको देख लो पहले ध्यान से, इसके ऑप्शन मैंने आगे दिए हैं और आगे बताऊंगा भी इसके लिए क्या बनता है। तो देखो, आइसो का मतलब होता है ये बच्चों, यानी जिसमें हमारे पास कार्बन क्या है, 1 2 3 और 4। ये जो बॉन्डिंग हुई है थर्ड नंबर वाली, ये हमारे पास क्या है, आइसोमर्स है। तो इसे कोर कोर स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है, जो आपके पास 39 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपसे पूछे तो एक बार और बता देता हूँ। इसमें एक तो हो गया ये, दोबारा से ध्यान दे लो, कोर स्ट्रक्चरल क्या होगी अपने पास, ये बना दी जैसे, ठीक है। इसको बनाएंगे हम थोड़ा आगे लेकर, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फिर आगे बताता हूँ। चलिए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि 1 3 था, या 2 4 था, या 1 और 2 था, डी है 3 और क्या है 4 था। तो हमारे पास ये जो बच्चों इसके अंदर प्रॉपर्टी ली गई है, तो वो पहले और किसकी ली गई है, दूसरे की। तो इसमें कंसेप्ट दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रक्चरल में एक तो 4 कार्बन वाला ये हो गया, ठीक है। एक मिनट बच्चों, कौन सा है, सी, हाँ, एक पहला है और एक कौन सा है, दूसरा। तो देखो पहले में क्या दिया गया है, कार्बन गिन लो कितने हैं, 4। इसमें एक कमी रख दी इसने हाइड्रोजन की, यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। यहाँ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। एक ये है, एक कार्बन, 2 कार्बन और क्या है, 3 कार्बन। और यहाँ एक कार्बन है बच्चों, ऐसे। तो ऐसे कार्बन है जो मैंने नीचे लगाया, ये कार्बन है। तो ये 2 स्ट्रक्चर आपके आइसोमर हैं, किसके, 4 कार्बन वाले के। तो एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है आइसो। तो 2 इसके क्या बनते हैं, आइसोमर बनते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे थे इसने, दोबारा से रब करके बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक तो 4 कार्बन लिखते हैं यूँ, 4 कार्बन सीधे लिख दिए और हाइड्रोजन लगा दिए, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करना होता है, 1 2 और 3 ऐसे लिखे, एक ऊपर CH3 कर दो, इधर CH3 और इधर CH3 और इधर क्या लगा दो, H। एक ये है। तो इसमें जो एक सीधा था इसमें H की कमी है, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दिया। एक ये हो गया और एक इसमें 4 कार्बन है, ये बंद नहीं है बच्चों, 1 2 3 तीनों खुले हैं। और एक ये जो नीचे लिखा है ना, ये कार्बन है, ऐसे मैंने लिख दिया। ये आपके 2 आइसोमर हैं, किसके, आइस ब्यूटेन के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है अपने पास, सी पहला और दूसरा। क्लियर। चलिए अब आता है CH3CH2O CH3COH, अल्कलाइन और हीट में 10वीं क्लास का भी है और +2 का भी है। ये अगर हीट में जाता है तो अबव गिवन रिएक्शन अक्सारीय KMnO4 में होती है। तो कम करने वाले एजेंट हैं, ऑक्सीकरण करने वाले एजेंट है, उत्प्रेरक हैं, निर्जलीय एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो हमारे पास इनमें से ये क्या हैं जो ऊपर दे रखे हैं, कौन से, अल्कलाइन KMnO4, और जो ऊर्जा और जो अक्सारीय लिखे हुए हैं ये आपके पास किसका काम करते हैं, तो ये आपके ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं बच्चों। जैसे KMnO4 आ जाए, दोबारा निशानी दे देता हूँ तुम्हें, एक तो आ जाए अल्कलाइन KMnO4, ध्यान रहे, एक आ जाए एसिडिक लिखा हुआ और साथ में दे दे K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। ये दोनों आ जाएं अल्कलाइन KMnO4, एसिड K2Cr2O7। और कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में पूछ ले क्या होते हैं, ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर। तो चलिए अब आता है पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ इलाज करने पर तेल वसा का निर्माण करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो क्या लिखा है, मैंने ये बहुत बार बताई है बच्चों आपको, पैलेडियम और निकल उत्प्रेरक होते हैं
वसा कौन सी है? जो तेल है, तेल कौन सी वसा होती है? असंतृप्त। और इससे क्या बनाते हैं? घी। जब घी बनाते हैं, तेल से घी बनाते हैं, तो अभिक्रिया कौन सी होती है? हाइड्रोजन के जुड़ने वाली, हाइड्रोजिनेशन। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया जुड़ने वाली आ गई? तो उत्तर क्या लगाओगे? जोड़ प्रतिक्रिया। कौन सी होती है? जोड़ प्रतिक्रिया। इंग्लिश में लिखते हैं इसको एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। और आपके पास क्या होता है? जैसे तेल हो गया, तेल की अभिक्रिया का निशान लगा दो, हाइड्रोजन गैस हो गई और निकल और पैलेडियम आपके कैटालिस्ट हो गए। इधर आपकी क्या बनेगी? वसा, वनस्पतिक घी। तो वनस्पतिक तेल से वनस्पतिक घी बनाया जाता है। तो कौन सी गैस प्रयोग होती है? हाइड्रोजन। कैटालिस्ट कौन से प्रयोग होते हैं? निकल, प्लेटिनम। और क्रिया कौन सी होती है? हाइड्रोजिनेशन। अब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडोंट संरचना का सही स्ट्रक्चर है? प्रतिनिधित्व का मतलब होता है सही है। तो आपके पास नाइट्रोजन की मैं स्ट्रक्चर तैयार करके देता हूँ आपको। देखो ऐसे करते हैं। नाइट्रोजन के पास कुल परमाणु के अंदर एटम होते हैं, सॉरी कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो 3 3 ये साझा करते हैं, 2 2 अपने पास रखते हैं ऐसे। तो देख लो ये स्ट्रक्चर जहाँ मैच करती है वो आपका आंसर है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ये आपका आंसर है डी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। तो एक जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथाइन का वो कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। इथाइन के लिए डबल बॉन्ड होंगे 2 कार्बन के बीच, और सिर्फ केवल 2 ही कार्बन होंगे। अब देख लो 2 ही कार्बन कौन से में? इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2 पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसमें 2 है पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। आंसर कौन सा है? पहला। तो हमारे पास जो आपका एथाइन है वो कौन सा है? ये है। क्लियर? इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। याद रखना, इथाइन को क्या कहा जाता है? एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है, जो गैस वेल्डिंग और फलों को पकाने के काम में आती है। अब क्वेश्चन आता है, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। कि जब आपकी क्लोरीन गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बिल्कुल कमरे के ताप पे क्रिया करती है तो वो क्या कहलाती है? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। इसका मतलब क्या है? कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो उत्तर क्या लगा के आओगे आप? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस एल्केन के साथ क्रिया कर जाती है। लिख देता हूँ कि जो एल्केन होते हैं यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके साथ क्लोरीन गैस ले लूँ तो ये किस में क्रिया करते हैं? एच न्यू लिख दिया जाता है ऐसे। इसका मतलब होता है सूर्य प्रकाश। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य प्रकाश। तो ये सूर्य प्रकाश में क्या कर जाती है? क्रिया कर जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका कौन सा था बच्चों? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटेन हैज़ मोलिकुलर फॉर्मूला। कि पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है। तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? तो बताया था मैंने बच्चों आपको निकालने का तरीका, मेरे ख्याल से तो वो आप समझ गए होंगे। कोई भी एल्केन आ जाए उसमें अगर तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान करनी है कि कितने होंगे, तो इनके पाँव में जो संख्या होती है उसको जोड़कर 1 घटा दो। एल्केन के लिए 5 जमा 12 माइनस 1, 17 में से 1 गया, कितना बचेगा? 16। आपका आंसर क्या होगा? 16 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम फॉर्म 2 प्रोडक्ट दीज आर। ये कहता है कि जो आपका इथेनॉल है C2H5OH ये दिया हुआ है, ये कहता है ये सोडियम के साथ क्रिया कर जाए तो क्या देगा बच्चों? तो हाइड्रोजन निकाल देगा यहाँ से। तो एक तो H2 गया, यानी अल्कोहल अम्ल की तरह होता है और सोडियम धातु है। अम्ल और धातु जब क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो इसमें से देख लो हाइड्रोजन गैस तो एक जगह लिखी हुई है, ये तो हो गया फिक्स। दूसरा, इथोक्साइड वर्ड होना चाहिए। अब हाइड्रोजन होनी चाहिए और इथोक्साइड, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। तो एक बनता है सोडियम इथोक्साइड और एक बनती है हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास बनने वाली चीज़ें ये है बच्चों, बता देता हूँ। C2H5ONa और प्लस क्या लिखा जाता है? H2। क्लियर? ये बनता है। नेक्स्ट आता है विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। कि विनेगर कैसा विलयन है? कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विनेगर आप लोगों को पता है जिसे हम सिरका कहते हैं, आप लोगों को पता भी है कि विनेगर को हम क्या कहते हैं? सिरका। ये आपका किसका विलयन है? तो 5 से 8% जो एसिटिक एसिड है वो जल में मिला होता है। तो जल की मात्रा
कितनी होती है 95 और कहाँ 92, 92 से 95% तो जल की मात्रा होती है और 5 से 8% क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है, तो वो चीज़ क्या होती है विनेगर। चलिए कार्बन 4 असमान परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन के साथ अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को साझा करके 4 सहसंयोजन बंध बनाता है। 4 बंधों के बनने के बाद वो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है। यानी कहने का अर्थ है कि कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो वो किस की जैसी संरचना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो वो किसकी तरह प्राप्त करता है बच्चों, नियोन की तरह। क्यों? नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 8। कितने होते हैं, 8। तो पहले इनमें से प्रेफरेंस किसको दोगे आप, नियोन को। आर्गन और क्रिप्टन को नहीं दोगे, क्योंकि जो आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 4 हाइड्रोजन आएंगे तो कितने बनेंगे, 10। तो इसलिए नियोन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, और बाहर वाली कक्षा में कितने होते हैं, 8। तो इसलिए वो किसके मुकाबले लिखा जाएगा, नियोन के मुकाबले लिखा जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, कार्बन जब कितने हाइड्रोजन से जुड़ता है, 4 से, तो वो किस जैसी सहसंयोजकता दर्शाता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, तो वो नियोन जैसा होता है। क्यों? नियोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो इसके पास भी कितने हो गए, 10। दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, नियोन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक पानी के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पे H लगा लेना बच्चों, यही हमारे डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, एक ऑक्सीजन देती है, एक हाइड्रोजन देता है, एक ऑक्सीजन देती है, दो दो हो गए। अब ऑक्सीजन के पास 4 रहेगी, तो इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऐसे देखना है। हाइड्रोजन का डपलेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डपलेट पूरा हो गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी। इसमें चलो गलती से ओ लिख दिया, तो क्या याद रखना है यहाँ, H। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपके पास निम्न में से पहचान करो बच्चों, जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं वही आपका आंसर है। एक तो किसमें डबल बॉन्ड है, 2 में, एक इसमें है 4 में, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों क्या आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी दूसरा और कौन सा है, चौथा ऑप्शन क्या लगाओगे, सी। तो ये हमारे पास कौन सा था, 50th क्वेश्चन बच्चों। ये हमारे पास 51 क्या कहता है, देखो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, यानी कौन सा होमोलोगस सीरीज से मेल नहीं खाता। तो देखो CnH2n+2 का फार्मूला लिखो, तो देखो मीथेन, ये मीथेन है, ये इथेन है, और ये आपके पास अलग हो गया, ठीक है, और ये भी क्या है, प्रोपेन। तो पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों तो हैं एल्केन। इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से क्या है, मैच करते हैं। कैसे? कि कार्बन से हाइड्रोजन डबल आ जाए तो वो चीज़ क्या होती है, इथीन, एल्कीन, सॉरी, क्या होती है, एल्कीन। और बाकी देखो CH4, कार्बन 1 का हाइड्रोजन 4, तो कार्बन से हाइड्रोजन जो संख्या है वो इस फॉर्मूले में आनी चाहिए, 2n+2 में। जैसे कार्बन 1 रखा तो हाइड्रोजन 4, N2 रखा तो 6, 3 रखा तो 8। तो देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 होगी, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 8। ये तीनों क्या है, एल्केन। अलग कौन है इसमें, ये, तो इसलिए होमोलोगस सीरीज से अलग, यानी समजातीय श्रेणी में नहीं है। तो इन तीनों की समजातीय श्रेणी में कौन नहीं है, ये नहीं है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए 52 क्या कहता है, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन, कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है CH3, CH2O, CH2, CH2Cl, यानी हाइड्रोकार्बन के अलावा कौन से कंपाउंड, इस कंपाउंड में कौन से एटम घुसे हैं आपके, 2 एटम एक्सटर्नल घुसे हैं, एक तो ऑक्सीजन घुसा है, एक क्लोरीन घुसा है, ये आपका आंसर है। तो ऑक्सीजन घुस चुका है, क्लोरीन घुस चुकी है, आंसर कौन सा है अपने पास, डी, यानी 1 और 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सपोनिफिकेशन, यानी साबुनीकरण की अभिक्रिया कौन सी है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि साबुनीकरण की अभिक्रिया कौन सी रिप्रेजेंट की जाती है, यानी साबुन बनानी है। साबुन बनाते टाइम किसका प्रयोग होता है बच्चों, पहले तो यही याद रखना है, NaOH का, ठीक है। फिर फैटी एसिड होते हैं ग्लिसरॉइड एस्टर,
क्या होते हैं, क्या बोला है मैंने, ग्लिसरॉइड एस्टर। क्या होते हैं हमारे, एक तरह की फैट ली जाती है जो इसमें प्रयोग होगी। तो अब देखो एस्टर कौन सा होता है, कि देखो ये है सोडियम एसीटेट, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों का पत्ता कट गया। जहाँ COO लिखा है और आगे भी C हो और इस COO के इधर भी C हो तो वो एस्टर होता है। तो आपका आंसर कौन सा है, डी। तो ये है एस्टर का किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये सपोनिफिकेशन है बच्चों, ये क्रिया कौन सी है, साबुनीकरण की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म। तो ये तो बताया था थोड़ी देर पहले कि इथेनॉल होता है बच्चों C2H5OH, और किससे क्रिया कर जाए, सोडियम, तो क्या बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस देती है, ONA जोड़ दो तो सोडियम इथोक्साइड, तो ये बनता है C2H5ONA, और प्लस क्या देता है, H2। तो हमारे पास कौन सी आएगी, बी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द एल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उसमें क्या होता है, यानी शराब में क्या होता है, तो इथेनॉल होता है। सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आती है ब्लाइंडनेस एंड डेथ कॉज बाय कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड लिक्वर कंटेंट्स, यानी कौन सा शराब पीने से या कौन सा अल्कोहल पीने से अंधापन और मृत्यु दोनों हो सकती है। क्वेश्चन, यानी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि शराब, जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो वो किसके कारण है, मिथेनॉल के कारण, यानी मैथिल अल्कोहल के कारण, जिसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्लियर। इथेनॉल ऑन हीटिंग एट 443 केल्विन विद कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इथेनॉल को गर्म करना है 443 ताप पर, और किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कभी आ जाए कि कभी भी इथेनॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा आ जाए, उत्तर क्या लगाना है, ये लगाना है CH2 और बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। और ये ऐसा ना हो तो यूँ लिख सकते हो C2H4, यानी आपके पास अल्कोहल, ये अल्कोहल है बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और गर्म करते हैं तो क्या देता है, एथीन देता है। क्या देता है, एथीन देता है। फिक्स कर लो अपने दिमाग में। चलिए ये हमारे पास भी थे आज के इतने ही क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नया बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।